आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स बताएंगे जो आपके आने वाले जो एएनएम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप लोग देखिएगा, समझ गए। एएनएम के स्टूडेंट है तो आपको भी देखना है, या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव नर्सिंग का एग्ज़ाम करते हैं तो आपको भी जो है यह देखना है, समझ गए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा यूजफुल यह होने वाला है। मैं इसमें बहुत सारे जो है आपको चीज़ें बताऊंगा, समझ रहे चीज़ों को। चाहे आप एएनएम के हैं, जीएनएम के हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग का तैयारी करते हैं, आपको यह बेसिक क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में आपको आएंगे, समझ गए। तो कोई भी है, एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर, कोई भी है, सब लोग को यह देखना है, समझ गए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे चीज़। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग को जो भी लोग हैं, मैं बार बार बताता हूँ, आप एएनएम के कैंडिडेट है या फिर जीएनएम के कैंडिडेट है, या फिर आपको ये स्टाफ नर्स हैं, नर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड हर एक को यह यहाँ से प्रश्न आएगा ही जो आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझ गए। चलिए, और बता दें, अगर आप एएनएम के कैंडिडेट देख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो 27वां वीडियो है। इससे पहले 26 वीडियो कर चुके हैं। और अगर आप जो है स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य एग्जामों के लिए, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, समझ गए ना। भारत में परिवार व विवाह से संबंधित कुछ प्रमुख विधान अथवा कानून जो निम्नलिखित है। आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है नर्सिंग का, तो आपको यहाँ से एक प्रश्न लिख कर रख लीजिए, एक प्रश्न आएगा ही आएगा, समझ गए। ये 8-9 चीज़ें जो आज हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। जो आपको हिंदू एक्ट हो गया, या भारत में जो फैमिली है, विवाह है, इस सब दहेज है, इन सभी चीज़ के लिए जो है, मतलब परिवार से और विवाह से रिलेटेड जो अधिनियम सब है, वहाँ से एक प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे, समझ गए। चाहे कोई भी आप नर्सिंग की तैयारी कीजिए। जैसे हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, तो हिंदू पुनर्विवाह जो अधिनियम है, यह अधिनियम मतलब होता है एक्ट होता है, समझ गए। यह आपको 1856 में आया था, इसको याद रखिए। सती प्रथा निषेध, मतलब सती प्रथा को कब निषेध किया गया, कब जो है इसे बंद किया गया, 1829 में। यह प्रश्न सब बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम इससे 1 साल अधिक आया, 1955 में आया, समझ गए। तो ये सब याद रखिएगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम। फिर उस 55 में एक जोड़ दीजिएगा तो जो उत्तराधिकारी होता है उसका अधिनियम 1956 में आया। उत्तराधिकारी के मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, जैसे पिता का पुत्र होता है, समझ गए ना, दादा का जो है, मतलब उत्तराधिकारी जो उसके स्थान को ले सके। तो यह अधिनियम 1956 में आया, उत्तराधिकारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, मतलब बाल विवाह को निरोध बताया गया किस अधिनियम के साथ में, तो जो बाल विवाह का जो अधिनियम इसको निरोध किया गया वह 1978 के अधिनियम है। ओके, आगे है दहेज निरोधक अधिनियम 1960, मतलब दहेज न लेने का एक नियम आया जिसे दहेज निरोधक कहते हैं, यह 1960 में आया था। ओके, घरेलू हिंसा के विरुद्ध, जो कि घरेलू हिंसा होता है, उसके विरुद्ध में अधिनियम आया जो 2005 में आया। 9वां है, देख लीजिए, हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956, यानी 56 में कौन कौन आया, 56 में हिंदू उत्तराधिकारी और हिंदू भरण पोषण और दत्तक जो है अधिनियम 1956। बाकी 1960 में एक अधिनियम आया जिसे दहेज निरोधक अधिनियम कहते हैं, और उसके बाद है विवाह, हिंदू विवाह 1955, और विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये सब जरूर याद रखना है। ओके, सती प्रथा अधिनियम 1829, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सॉरी। ओके, तो ये सब कुछ बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978, इसको जो ये हम पढ़ा रहे हैं ना, 1956 में भरण पोषण आया, 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया। तो यह सब एक्ट जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके आएंगे ही आएंगे। परिवार से रिलेटेड यह अधिनियम सब है, विवाह से रिलेटेड। ओके, चलिए, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे है आपके सामने एक और अच्छा प्रश्न आया, कहता है स्वास्थ्य दल हेल्थ टीम के सदस्य कौन कौन होते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्ति किए जाते हैं। स्वास्थ्य दल पीएचसी में जो होता है पीएचसी पर नियुक्त किया जाता है हेल्थ टीम को। स्वास्थ्य दल के सदस्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्ति होते हैं, मतलब जो स्वास्थ्य दल के टीम होता है वह कहाँ होता है, वह आपके पीएचसी पर होता है। अब इस दल में कौन कौन लोग होते हैं आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, कहेगा कि इनमें से कौन जो है स्वास्थ्य दल के टीम है या नहीं है। 3 गो दे देगा, अगर नहीं पूछेगा तो 3 गो रहेगा और उसमें से एक ऐसा रहेगा जो आपको अलग रहेगा, तो आपको उसमें बताना रहेगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछते हैं प्रश्न। तो स्वास्थ्य दल में एमओ होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, समझ गए। एक पब्लिक हेल्थ नर्स होती है, उसके बाद एक हेल्थ असिस्टेंट होता है और एक हेल्थ वर्कर महिला या पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, और 5वां है ग्राम स्वास्थ्य गाइड विलेज हेल्थ गाइड होता है, और एक है दाइया होती है जिसे हम डाइज कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यह 6 के नाम याद रखिएगा जो हेल्थ टीम के हिस्सा होता है जो पीएचसी पर कार्यरत होते हैं, समझ गए। एमओ पब्लिक हेल्थ नर्स पीएचएन, और हेल्थ असिस्टेंट और हेल्थ वर्कर पुरुष या महिला, विलेज हेल्थ गाइड होते हैं और दाई होता है, समझ गए। तो इस चीज़ को आपको क्लियर करके 6 को माइंड में रखना है। ओके, ये हो गया। अब हम आपको ये सब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रखें, क्योंकि इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे। इसमें से 4 दे देगा, 3 दे देगा जो इसी से रिलेटेड होगा, एक कहेगा इनमें से कौन नहीं है बताइए, या फिर 3 अलग अलग देगा और एक इनमें से दे देगा, कहेगा बताइए इनमें कौन है हिस्सा, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ अब आपके सामने यहाँ पे है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएंगे, यह मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ गए। किसी भी नर्सिंग में एएनएम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट होता है उसको सेल्सियस में बदले या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। डायरेक्ट सूत्र भी आपसे पूछ सकता है, समझ गए, डायरेक्ट इसका सूत्र भी पूछ सकता है, या फिर इस पर एक सवाल दे देगा, कहेगा कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, कैसे बदलिएगा, समझ गए ना। तो सबसे पहले अगर फार्मूला ये याद रखते हैं, ये अगर आप फार्मूला याद रखते हैं ना, ए वाला देख लीजिए यहाँ पे, ए फार्मूला अगर आप याद रखते हैं, ए वाला ए फार्मूला याद रखते हैं तो इसी फार्मूला से आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी आप बदल लेंगे, समझ गए। कैसे देख लीजिए, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है बदलने के लिए। अगर हमें फ़ारेनहाइट को दिया है, जैसे 98 फ़ारेनहाइट है, समझ गए, इसको हमको सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, आपको जानकारी रहेगा तब ना आप बदल पाइएगा। तो बदलने के लिए जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ पे 98 रख दीजिए और सेल्सियस का मान आ जाएगा, समझ गए। अगर मान गए हमको कहेगा यहाँ पे सेंटीग्रेड दे देगा, सेंटीग्रेड दे देगा, कहेगा फ़ारेनहाइट में बदले, तो सेंटीग्रेड के जगह पर जैसे हमको 30 दे देगा, 30 सेंटीग्रेड, कहेगा फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो हम इधर लिख देंगे 30 = F माइनस में 32 इंटू में 5, ठीक है, और बटा में 9। तो ऐसे तिरछा गुना करते हैं, क्रॉस गुना, तो 9 3 270 हो जाएगा, और = में कितना हो जाएगा, F माइनस में 5F और माइनस में 32 इंटू 5 160 हो जाएगा, हो गया। इसी प्रकार से अभी माइनस वाला इधर लाइएगा प्लस होगा और फिर 5 से काट दीजिएगा तो वह फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, तो आप आराम से फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बदल सकते हैं आराम से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए सेंटीग्रेड = F माइनस 32 कोष्ट में और इंटू में 5 बाई में 9। ओके, क्लियर। चलिए अब आपके सामने एक और ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लीजिए, जैसे इंजेक्शन कितने एंगल पर देते हैं, कौन से स्थान पर देते हैं, आपके सामने है। जैसे इंट्रामस्कुलर होता है जो मांस में देते हैं, समझ गए, और यह 90 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। कहता है इंट्रामस्कुलर मसल्स में देते हैं और यह 90 डिग्री के एंगल पर देते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। सब क्यूटेनियस जिसे अधत्वचीय कहते हैं, यह सब क्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है, यानी स्किन के नीचे वाले मांस में, और यह 45 डिग्री के एंगल पर दिए जाते हैं। ओके,
उसके बाद है यहाँ पे अंतःशिरीय इंट्रावेन है। वेन जो होता है यह आपके 25 डिग्री के एंगल पर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। वेन में जो इंजेक्शन होता है 25 से 30 डिग्री के एंगल पर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल एपिडर्मिस में त्वचा में दिया जाता है और यह 10 से 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। इस चीज़ को भी क्लियर करके रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादातर आपको यह एंगल वाला आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, तो याद रखिएगा। एंगल वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल वाला जो प्रश्न होता है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जैसे पूछ देगा कि इंट्रावेन जो है कितने एंगल पर दिए जाते हैं, और ये 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से आपको एक सही बताना रहेगा। तो आपके सामने हम चारों बता दिए, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, यह तो सब लोग जानते हैं वाइटल साइन के बारे में, जैविक चिन्ह के बारे में। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में वाइटल साइन में क्या क्या होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। टेम्परेचर तापमान, तापमान जो होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। तापमान नॉर्मल व्यक्ति में फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पल्स रेट की बात किया जाए तो 72 पर मिनट होता है नॉर्मल। ओके, उसके बाद है समान श्वसन दर जो होता है 16 ब्रेथ पर मिनट होता है, 16 से 18। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ब्लड प्रेशर जो होता है वह 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो यह सब जो है आप लोग देख लीजिए, कभी कभी आपको फंसा देगा यह यूनिट वाला में भी, तो यूनिट वाला भी ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग यूनिट को इग्नोर करके चलते हैं तो वहीं पे फंस जाते हैं। और वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स रेट, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है वाइटल साइन होता है, समझ गए। और यही नॉर्मल साइन होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत ज़रूरी है जानना। अगर नहीं जानिएगा तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाइएगा, एक आध नंबर गलत हो जाएगा, समझ गए। कहता है यहाँ पे NMR का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ फुल फॉर्म भी जानिए। N फॉर नियोनेंटल मतलब नवजात, M फॉर मोर्टालिटी और रेट होता है मोर्टालिटी, समझ गए। नवजात मृत्यु दर, समझ गए ना, मोर्टालिटी रेट होता है। ORS का होता है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ORS के फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, फुल फॉर्म भी पूछा ही जाएगा। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ध्यान से देख लीजिए सब। DPT होता है डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस वैक्सीन होता है। ओके, KMC होता है कंगारू मदर केयर होता है। ओके, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये सब के सब मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें, क्योंकि लोग बेसिक चीज़ें में ही गलत कर जाते हैं, समझ गए।